बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में 2024-25 के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य की आज की जो क्लास होगी उससे ही बीए, बीएससी, बीकॉम का आपका चाहे माइनर सब्जेक्ट है चाहे मेजर सब्जेक्ट है, हिंदी अगर आपने लिया हुआ है चाहे आप मेजर में है माइनर में है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य आपको पढ़ना पड़ता है बीए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर या बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर या बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, बात एक ही है, सभी का मतलब एक ही होता है। कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। महासंग्राम का यही मतलब होता है कि अंतिम समय में परीक्षा के आप इन वीडियो को देखें। ये वीडियो बड़े ही इफेक्टिव होते हैं, बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। आप लोगों के एक प्रकार से पसंदीदा वीडियोज़ में से महासंग्राम और मॉडल पेपर हमारे होते हैं। आप लोग इसको बहुत प्यार देते हैं तो इसी प्रकार से उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपके लिए और भी इफेक्टिव और भी महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा मैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करता रहूँगा। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या-क्या आज के वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं भाई कि क्या-क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कहानी किसे कहते हैं, कहानी का उद्भव कैसे हुआ और कहानी का विकास। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। कहानी की अगर बात करें तो कहानी जो होती है ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे हिंदी कहानी के विकास की अगर मैं बात करूं तो हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है इसमें सबसे पहली कहानी जो कही जाती है उस पहले आप देखेंगे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी थी। उस पर लोग ज़्यादा एक प्रकार से फोकस करते थे कि भाई हिंदी की पहली कहानी यही है किशोरीलाल गोस्वामी जी की, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि उस पर कई प्रकार के वो चीज़ें मतलब बताई गई कि भाई ये मौलिक कहानी नहीं है। तो इस दृष्टि से क्या हुआ कि अब एक कहानी को लोगों ने बहुत शोध किया है, उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की कहानी है। तो उस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी होने का दर्जा जो है या गौरव प्राप्त है, और नवीन शोधों के अनुसार इसी बात का पता चला है। हिंदी कहानी की अगर बात की जाए तो हिंदी कहानी जो है ये 19वीं शताब्दी, सॉरी बोले तो ऐसे 20वीं शताब्दी की देन है, चूँकि आप देखते हैं 1900 ईस्वी से ही कहानी का विकास होता है। यानी लगभग मान करके चलें आप कि जब भारतेंदु युग का समाप्त मतलब भारतेंदु युग समाप्त हो चुका था, द्विवेदी युग का प्रारंभ हो रहा था, उसी समय हिंदी कहानी का जो है उद्भव होता है, शुरुआत होती है वहीं से। आपको बताऊं जैसे आप हिंदी साहित्य अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली बात कुछ आपको कालखंड के बारे में जानना होता है कि भाई कब से कब क्या होता है। देखिए हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं का जो प्रादुर्भाव हुआ है या उद्भव हुआ है ये बहुत प्राचीन काम नहीं है। अभी ये 100 साल पहले की घटना है, ठीक है। जिस मतलब 100 साल क्या आप मान करके चलो जैसे, हाँ बिल्कुल 100 साल या 120-25 साल की घटना है कि भाई हिंदी कहानियाँ तब से लिखी जा रही हैं। अब उन कालखंडों में आप देखें अगर हिंदी आप बात करेंगे हिंदी के विकास की तो हिंदी तो 1000 साल पहले से हिंदी का एक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन गद्य के उद्भव की अगर बात करेंगे तो चूंकि गद्य की ही एक विधा है हिंदी मतलब कहानी। देखिए हिंदी में दो चीज आपको पढ़नी पड़ती है, बहुत ही विस्तार समझेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, ठीक है। गद्य जो होता है इसमें आपका देखिए सबसे पहले हम पद्य को समझेंगे। पद्य को काव्य भी कहते हैं, समझ रहे हैं चीजों को। तो काव्य जो होता है ये पहले से ही लिखा जाता आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे आदिकाल हिंदी साहित्य का जो सबसे पुराना काल उसमें वीरगाथात्मक रचनाएं लिखी गई, तो उसमें गद्य में सारी या काव्य में पंक्तियां लिखी जाती थी, ठीक है उसमें। तो वो होता था आदिकाल। इसके बाद में फिर आप देखते हैं भक्ति काल आता है। भक्ति काल में आप देखते हैं फिर उसमें दोहा चौपाई शैली में खूब लिखे जाते हैं, यानी कि गा करके या एक प्रकार से बोले तो कविताओं के माध्यम से दोहा चौपाई के माध्यम से रस छंद अलंकार को ध्यान में रख करके चीज़ें लिखी जाती थी। इसके अलावा रीतिकाल में भी यही सिलसिला चलता रहा। रीतिकाल के बाद में आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। क्यों कहा? क्योंकि इसी समय गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल की शुरुआत बेसिकली होती है 1843 से विक्रमी से, लेकिन 1800 बोले तो 57 ईस्वी मान सकते हो आप, या 1850 अगर मैं एक शब्द में कहूँ 1850 ईस्वी से शुरुआत होती है आधुनिक काल की। चूंकि 1850 वह समय काल है जिसमें जन्म होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही विद्वान आदमी थे। गद्य में भी कविताएं मतलब रचनाएं करते थे, पद्य में भी रचनाएं करते थे, यानी वो कविताएं भी लिखते थे और वो नाटक भी लिखते थे, एकांकियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा और भी चीज़ों को उन्होंने लिखा है। क्लियर?
अब यहाँ पर प्रश्न आपकी कहानी को लेकर के हो रहा, तो आप देखेंगे भारतेंदु युग सबसे पहला आधुनिक काल में, जब गद्य काल उसी को कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, तो उसमें गद्य का आविर्भाव हुआ। गद्य का आविर्भाव के लिए आप देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे और चीज़ें होती गईं, ठीक है। तमाम प्रकार के जो है नाटक लिखे जाने लगे, और उपन्यास का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। तो आप देखेंगे नाटकों का विकास हुआ, और उसके बाद में एकांकियों का विकास हुआ, निबंध वगैरह लिखे जाने लगे। तो इस तरीके से गद्य का विकास होता है भारतेंदु युग से ही, यानी बोले तो भारतेंदु युग या एक प्रकार से 19वीं शताब्दी का जो मध्य है, या 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल। अब उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी समझे क्या होती है, 1801 से लेकर के 1900 तक का जो समय काल है वो होता है 18वीं शताब्दी, इसको कहते हैं। 20वीं शताब्दी कहते हैं 1901 से लेकर के 2000 तक का जो समय काल है उसको बोलते हैं 20वीं शताब्दी। तो जो आपका गद्य का विकास हुआ अगर पूछेगा तो आप बताएंगे भारतेंदु युग से हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी का मध्य। यानी मध्य क्या, यानी कि 1850 के बाद से, या 1850 के बाद में आप देखते हैं ये हुआ शुरुआत गद्य की विकास का, एक प्रकार से एक व्यवस्थित सिलसिला आगे बढ़ता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है कि भाई आप अगर नहीं भी जानते हैं कब एग्जैक्ट विकास हुआ, चूँकि गद्य का विकास कोई एक रचना नहीं कि एक कहानी लिख देने से गद्य का विकास हो जाता है। एक सिलसिला होता है, एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है, चूँकि विकास एक दिन में नहीं होता है, कई दिनों की जटिल प्रक्रिया होती है विकास। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहें तो ज़्यादा बेटर होगा कि भाई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गद्य का विकास हुआ, ठीक है। और जिसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, भारतेंदु जी की इसमें बड़ी भूमिका रही। तो ये होता है गद्य का आपके विकास, क्लियर। अब इसी गद्य के विकास में जब 50 साल बीत जाते हैं, उसके बाद में 1900 का समय आता है, और 1900 ईस्वी यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी कहानियों का प्रादुर्भाव या उद्भव हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आदिकाल से ही मानव में कहानी कहने और सुनने की प्रबल लालसा रही है। भारतीय साहित्य में वेदों, उपनिषदों, बौद्ध जातक कथाओं, संस्कृत साहित्य में तमाम प्रकार की कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में आप कहानियों को देख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, तो ये सब संस्कृत भाषा में कहानियाँ थीं। सांकेतिक कहानियाँ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की ही प्रधानता है। आप अगर पुराणों को उठा करके देखेंगे तो पुराणों में सब कथाएं ही लिखी गई हैं। हिंदी की आधुनिक कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ, और अपने वर्तमान रूप में यह विधा अंग्रेजी साहित्य से होकर के हिंदी में आई। कहानी को पाश्चात्य देशों में शार्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं, और शार्ट स्टोरी वो होती है जो 20 मिनट में आप पढ़ करके ख़त्म कर देते हैं। एक इंग्लिश विद्वान ने ही इसको कहा था, क्लियर। तो एलन पो को आधुनिक कहानी का जन्मदाता माना जाता है विश्व स्तर पर, और हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसकी समीक्षा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, चूँकि कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है एक ही व्यक्ति को हिंदी साहित्य में, वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद कलम के सिपाही व्यक्ति हैं। वो एक प्रकार से लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखते हैं, और हिंदी साहित्य को कहानियों की भरमार या कहानियों से जो झोला होता है हिंदी साहित्य वाला, उसको भर देते हैं। तो हिंदी साहित्य में बड़ा ज़बरदस्त स्थान है कहानियों के मामलों में मुंशी प्रेमचंद का, उपन्यासों के मामलों में भी। तो ये होता है आपका पहला युग आपका। चूँकि आप देखिएगा हिंदी साहित्य का जब विकास हुआ उस समय मुंशी प्रेमचंद जी नहीं थे, मुंशी प्रेमचंद जी बाद में आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभ होता है, 19वीं शताब्दी खत्म होने को होती है, उसी समय हिंदी साहित्य का विकास होता है। तो विकास के वाले युग को हम विकास युग कहते हैं। 1900 ईस्वी से लेकर के 1911 तक का समय जो है, ये हिंदी साहित्य का विकास इसमें होता है। प्रेमचंद की अगर बात करें तो प्रेमचंद जो है वो 1916 में आप देखते हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त कहानी जो है आती है, और उनकी कहानी, पहली कहानी है पंच परमेश्वर। वो कहानी हिंदी साहित्य की मान सकते हैं, या हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की पहली कहानी होती है। पर पंच परमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। अलगू चौधरी और झुम्मन मियाँ की कहानी है, खाला मौसी उसमें होती हैं, और बड़ी चर्चा वाली कहानी, इस कहानी पर मैंने चर्चा कभी करी हुई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की अगर बात किया है तो वो कहानी की शुरुआत जो है उनसे बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो विकास जो हिंदी कहानी का शुरू हुआ वो 1900 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हिंदी की जो पहली कहानी 1900 या 1901 ईस्वी में ही उसका प्रकाशन होता है, 1901 या 1902 में, ठीक है। 1901 या 1902 के आसपास, चाहे किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी हो,
चाहे एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी हो, या इसी प्रकार से बाद में आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी भी 1903 में प्रकाशित होती है। उसका क्या नाम है, 11 वर्ष का समय, आचार्य शुक्ल की। तो ऐसे ये सब कहानियाँ हैं, 11 वर्ष का समय, और भी तमाम प्रकार की कहानियाँ हैं जिनका प्रकाशन होता है। और ये कहानियाँ हिंदी साहित्य की बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, ठीक है। और भी तमाम प्रकार की, जैसे राजा केतकी मतलब रानी केतकी की कहानी, तो ये सब तो वैसे इंसान अल्लाह खां ने लिखी थी, लेकिन हालांकि ये सब गद्य की रचनाओं में से आती हैं। एक जो एग्जैक्ट कहानी की मापदंडों पर खरे उतरते, जिसमें कहानी के मानदंड क्या होते हैं, कहानी में एक अच्छा कथानक होना चाहिए, एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। इसके अलावा कहानी कला के जो 7 तत्व होते हैं, 6 तत्व आप मान सकते हैं, उसमें से कहानी का कथानक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात, कहानी में आपका क्या होना चाहिए, कहानी में कुछ पात्र होने चाहिए, कहानी में कुछ डायलॉग होने चाहिए, यानी कि वातावरण, कथोपकथन, या कहानी का एक प्रकार से जो इन्वायरमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो देश काल, चरित्र, वातावरण, ठीक है, ये सब होना परम आवश्यक है। भाषा, शैली, और इसके अलावा उद्देश्य, तो ये सब कहानी को अच्छा बनाते हैं। तो इन्हीं मापदंडों पर कहानी को रख करके हम लोग इसकी आलोचना करते हैं कहानियों की। तो निम्न तरीके से अगर देखिए, यहाँ हम जितनी बातें अभी तक आपको बताए हैं, इसलिए भूमिका बनाना पड़ रहा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम थोड़ा सा तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला युग कहानी का जो शुरू होता है, 1900 से कहानियां लिखी जाती हैं। तो पहला युग कहानी का है 1900 से लेकर के 1911 का समय, विकास युग कहा जाता है इसको। उसके बाद में प्रेमचंद युग आता है। प्रेमचंद युग जो है, या विकास युग को ही आप प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं, सॉरी, प्रेमचंद पूर्व युग, ठीक है। क्योंकि प्रेमचंद से पहले, क्योंकि प्रेमचंद को कहानी कला या कहानी का आधार बना करके हम लोग हिंदी साहित्य में कहानी के युग का हम बंटवारा कर सकते हैं। तो एक प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ जो कि उनसे उनके लिखने से पहले शुरू होती है। वैसे प्रेमचंद और भी भाषाओं में कहानियाँ लिखे हैं, लेकिन हिंदी में कहानियाँ उनकी 1916 में प्रकाशित होती है, और लास्ट कहानी 1936 में। और मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित कहानी है, पंच परमेश्वर। और उनकी लास्ट कहानी कौन सी है, उस कहानी का नाम है भैया कफन। तो दोनों कहानियों को अगर आप पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे तो एक सीधी सरल सपाट कहानी आपको दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इनकी कहानियों को आप आगे देखिएगा विचारधारा की दृष्टि से, तो कहानियों में इनमें वो बदलता जाता है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी का जो समय रहा है वो हिंदी कहानियों की दृष्टि से देखें स्वतंत्र, मतलब एक प्रकार से स्वर्ण काल मान सकते हैं आप प्रसाद जी का युग, सॉरी, प्रेमचंद का युग। तो प्रेमचंद जो जी का युग जो रहा है, या प्रेमचंद युग कहते हैं जिसको, 1911 से 1936 तक, ठीक है। इसके बाद में 1936 से 1947 ये प्राक स्वतंत्र युग जो है, यानी स्वतंत्रता से पहले का युग जो है, इस समय कहानियाँ जो लिखी गई उस वो कहानियाँ। और एक होता है स्वतंत्रता युग, मतलब कि स्वतंत्र त्रय युग, यानी स्वतंत्रता के बाद का युग जो है 1947 से लेकर के अब तक की कहानियाँ जो लिखी गई वो इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से कहानी का विभाजन कर सकते हैं। वैसे कहानियों की विभाजन की बात की जाए तो आप कहानियों के विभाजन में हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर के बहुत सारा मतभेद है, क्लियर। तो उसको लेकर के भी विद्वानों में मतभेद रहा है, ठीक है। 1903 में जो है आप देखते हैं 11 वर्ष का समय, हिंदी की कहानी जो है सर्वप्रथम कहानी घोषित करी कुछ विद्वानों ने। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जो प्रकाशित हुई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी, उसको पहली कहानी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी को पहली कहानी हिंदी की स्वीकार करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहीं। और आपको बता दूं माधवराव सप्रे जी की जो कहानी है वो उसको लेकर के इस समय ज़्यादा वो चल रही है। तो ये सब कहानियों के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। देखें कहानी क्या है, तो कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है जिसकी घटनाएं पाठकों को क्या करती हैं, आप्लावित तथा गदगद करती हैं, अच्छा उसको फीलिंग करवाती हैं। तो ये कहानियाँ होती हैं, क्लियर। नई कहानी के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में बताएं। क्योंकि कहानियों में एक नई कहानी आई 1960 के बाद की कहानियाँ, खास करके नई कहानी या नई कहानी के तत्वों में आप देखते हैं कोई वो नहीं दिखाई पड़ता, सरल सीधी कहानी नहीं होती है, घुमा फिरा करके कहानी पूर्व दीप्ति से लेकर के मतलब फ्लैशबैक वगैरह में भी कहानियाँ चलती रहती हैं। तो अगर बात करें नई कहानी की, तो आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य होता है जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन करना, कुंठा, निराशा, हीनता, उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना। जैसे नई कहानियों में आप देखिएगा, आप देखेंगे कि जो ये हैं, क्या नाम है उनका, रोज कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। रोज कहानी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या उसका, मालती और माहेश्वर उसमें पात्र हैं, और बड़ा कुंठा, निराशा और उद्देश्यहीनता वाला जीवन लगता है मालती का। आप देखेंगे
कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन के द्वारा ये कहानी लिखी गई और ये मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानी लिखी गई। इसके बारे में मैंने चर्चा करी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कहानी कला के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु कहानी की। कथा वस्तु का मतलब क्या होता है? कथा वस्तु का मतलब होता है भैया कथानक, यानी स्टोरी। कहानी में क्या है? दूसरी बात चरित्र चित्रण, मतलब कि उसमें जो पात्र होते हैं वो कथोपकथन, मानी जो पात्र लोग जो बोलते हैं कहानी में, जो कथन वगैरह होते हैं वो कोटेशन वगैरह। चौथा होता है किस देश की कहानी है, किस वातावरण की कहानी, कहाँ की कहानी है, तो कहानी में भी मैटर करता है। भाषा कौन सी है और किस शैली में कहानी लिखी गई है। इसके अलावा उद्देश्य क्या रहा कहानी लिखने का। तो ये 6 तत्व होते हैं जो प्रधान होते हैं, और जो कहानी कला के तत्व होते हैं वही उपन्यास कला के भी तत्व होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे उपन्यास कला के तत्व, तो भी आप बताएंगे कथोपकथन, चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। क्लियर? आपसे पूछे उपन्यास के तो भी यही है, और कहानी के तो भी यही 6 तत्व हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। उपन्यास जो होता है कहानी का बड़ा भाई होता है, या ऐसे बोल लीजिए कि बप्पा होता है एक प्रकार से उपन्यास, क्योंकि कई सारी कहानियाँ उपन्यास में समाहित रहती हैं। अब देखते हैं उपन्यास क्या होता है। उपन्यास शब्द का अर्थ होता है समीप या न्याय, और उपन्यास या न्यास का मतलब सीधा सीधा होता है थाती से। ठीक है, जिसका मतलब होता है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, उसी को थाती बोला जाता है। साहित्य के संदर्भ में अगर देखें तो ऐसी रचना या वह कृति जिसको पढ़ करके हमको ऐसा लगता है कि यह हमारी ही कहानी है, ऐसा लगने लगता है कि यह हमारी ही कहानी है, वही उपन्यास कहा जा सकता है। अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवेल कहा जाता है। इसके लिए गुजराती में नवलकथा शब्द कहा जाता है। मराठी भाषा की अगर बात करें तो मराठी भाषा में उपन्यास को या नॉवल को कादम्बरी कहा जाता है। बंगला भाषा में और हिंदी में उपन्यास ही कहा जाता है इसको। तो इसी नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द, ये सारे के सारे अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। तो उपन्यासों में कई सारी कहानियाँ जो होती हैं एक साथ चलती रहती हैं। और उपन्यास खास करके मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे जो आजकल मूवी वगैरह बनती हैं बॉलीवुड की, वो सब एक उपन्यास पर ही आधारित होती है, और उपन्यास पर मूवी बहुत सारी बनी हुई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इनका उपन्यास में अगर बात की है तो बड़े फेमस उपन्यास हैं, जैसे गोदान उपन्यास इनका बड़ा फेमस उपन्यास है। ठीक है, गोदान हालांकि इस पर लंबे होने का आरोप है, बहुत मोटा उपन्यास है, कई सारे लगभग 300 से 400 पेज में उपन्यास लिखा गया गोदान। ठीक है, तो ये गोदान पर आधारित है, और इसमें एक प्रकार से आप देखते हैं उपनिवेशिक जो सोच है उसके बारे में दिखाने का काम किया गया है, सामंतवादी व्यवस्था का विरोध, और आप तमाम प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर आप देख पाएंगे। गोदान हो गया, गबन उपन्यास हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, करबला, ये तमाम प्रकार के उपन्यास, लगभग 12 से अधिक उपन्यास इन्होंने लिखे। उपन्यास सम्राट कहा जाता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? नाम उल्लेख कीजिए। तो उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र योजना। पात्र योजना का मतलब होता है कि कौन कौन से कैरेक्टर उसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन से चरित्र आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं उसमें। ठीक है, संवाद की अगर मैं बात करूं तो संवाद होता है आपका डायलॉग या कथोपकथन। जैसे एक मूवी आप देखते हैं तो मूवी की एक कोई स्टोरी होती है, उस मूवी में हीरो हीरोइन होते हैं, गुंडा होते हैं। संवाद में मतलब हीरो हीरोइन को डायलॉग मारते हैं, जैसे जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी, ना तलवारों की धार से, तो ये सब क्या है, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। ये किसने कहा था? राजकुमार, बहुत ज़बरदस्त सुपरस्टार, बड़े फेवरेट है हमारे, और बड़ा ज़बरदस्त बोलते थे। उनकी बोली का मैं फ़ैन हूँ भाई, मज़ा आ जाता था उनको सुनने में। और अब तो आप देखेंगे तो अब उतना दम किसी की बोली में हीरो हीरोइन के रहा मतलब रह नहीं गया। पहले के ज़माने में बड़ा अच्छा होता था, लेकिन आज भी मूवी बड़ी धाकड़-धाकड़ बन रही है। कथा वस्तु की बात करें तो जैसे कि कोई मूवी है तो उसमें जो कहानी है, स्टोरी है किसी मूवी की, तो वो कथा वस्तु होती है। पात्र योजना मतलब कि उसमें जो हीरो हीरोइन गुंडे होते हैं वो पात्र योजना में आते हैं। संवाद में डायलॉग आते हैं। क्षेत्र मतलब देश काल और वातावरण की बात की, कहानी कहाँ की है, किस स्थान की घटना है, वो होता है देश काल या वातावरण। भाषा यानी किस भाषा में मूवी बनी है, किस भाषा में कहानी लिखी गई है, किस शैली में लिखी गई। शैली का मतलब होता है कि वर्णात्मक शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है,
ज्ञानात्मक शैली है, संज्ञानात्मक शैली, कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं और उपन्यासों के कई आधार होते हैं शैलियों को कैटेगराइज करने के। तो किस शैली में कहानी लिखी गई है आप देखते हैं, या वैचारिक शैली है, किस तरीके की शैली है, तो वो कहानी पर डिपेंड करता है। मतलब उपन्यास पर, जब किसी उपन्यास को हम इन सभी मुद्दों पर रख करके जांचते हैं तो फिर उपन्यास के बारे में हम जानकारी पाते हैं कि भाई किस टाइप का कोई उपन्यास है। और इसके अलावा किसी न किसी कहानी या उपन्यास लिखने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ गोल, मतलब कुछ उद्देश्य होते हैं कि भाई ये कहानी हम क्यों लिख रहे हैं। उपन्यास लिखने का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो यही होता है उपन्यास और कहानी के तत्व, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपका है नाटक। नाटक किसे कहते हैं भैया? नाटक की अगर बात की है तो नाटक शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। भरत मुनि ने एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि नाटक में क्या होता है, उन्होंने कहा कि नाटक में लोक जीवन जो होता है, जो एक प्रकार से लोक जीवन है, उन्हीं की वृत्ति, वृत्ति माने होता है उनके जो मनोभाव होते हैं, उन्हीं मनोभावों का अनुकरण यानी कि उनकी नकल करी जाती है। ठीक है, जो पब्लिक के जीवन में चल रही चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनकी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, जो मनोभाव होते हैं, उन्हीं मनोभावों का नकल एक प्रकार से नाटक होता है। ये भरत मुनि ने कहा था एक सूत्र में नाटक की परिभाषा को देते हुए। भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से एक प्रकार से कहा कि ऋग्वेद जो एक चारों के चारों वेदों से कुछ ना कुछ चीज़ों को लिया गया है, नाटक में शामिल किया गया है। इसीलिए इनका, भरत मुनि की अगर बात की है, रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य रहे आचार्य भरत मुनि। संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं भरत मुनि। तो वो भरत मुनि कहते हैं कि हमने ऋग्वेद से क्या लिया, पाठ को ले लिया, ऋग्वेद से पाठ लिया, साम वेद से हमने गान को ले लिया, यजुर्वेद से हमने अभिनय यानी एक्टिंग को ले लिया, और अथर्ववेद से हमने रस को ले लिया। और इस प्रकार से इन चारों चीज़ों के मिलने से एक पंचम वेद का निर्माण होता है, जिस पंचम वेद को हम लोग नाटक के नाम से जानते हैं मेरे भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त जो है उन्होंने क्लेरिफाई करा नाटक को, नाटक की परिभाषा दी कि कहा कि भाई नाटक से हमने क्या क्या लिया, ऋग्वेद से पाठ ले लिया, सामवेद से गान ले लिया, यजुर्वेद से अभिनय ले लिया और अथर्ववेद से रस ले लिया। और इस प्रकार से इन चारों को मिलाने के बाद में भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक एक प्रकार से उत्पन्न हुआ। और नाटक को इसीलिए पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अलग अलग एक एक अंगों से निर्मित हुआ है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला मतलब इसी के आगे देखें, पढ़ें। नाटक को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय हिंदी के बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते साप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। वस्तुतः नाटक जो होता है अत्यंत ही प्राचीन विधा है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बना करके नाट्य शास्त्र, उनकी रचना है नाट्य शास्त्र, एक पुस्तक है, बड़ी फेमस है, और ये आचार्य भरत मुनि ने ही लिखा है, नाटक को आधार बना करके लिखा। तो इस तरीके से ये उन्होंने लिखा, किसने? आचार्य भरत मुनि ने। तो उन्होंने नाटक के बारे में चीज़ें बताई। तो समझ में आ गया नाटक क्या होता है। आगे बढ़े और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। चले भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। आलोचना का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है समयक निरीक्षण। समयक माने होता है सभी का निरीक्षण करना। ठीक है, आलोचना, हिंदी आलोचना के जनक की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बना करके हिंदी आलोचना का हम अध्ययन करते हैं। और हिंदी आलोचना के सबसे जबरदस्त विद्वान, सबसे मतलब पुरोधा आचार्य वही रहे हैं, शुक्ल जी अपने। तो आलोचना का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है सम्यक निरीक्षण करना। निरीक्षण का मतलब होता है देखना, उसको समझना, उस पर विचार विमर्श करना। मानव की अनेक अन्य वृत्तियों माने होता है मनोभाव, और संवेदनाओं का मतलब होता है इमोशंस। तो वृत्तियों और संवेदनाओं की भांति आलोचना की प्रकृति में या आलोचना की प्रवृत्ति भी चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय से सिद्ध है, चिरकाल से सिद्ध है। किंतु जीवन के व्यवहार
क्षेत्र की तुलना में साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग जो हुआ वो बड़ा देर से हुआ, विलंब से हुआ। क्योंकि आलोचना तो पहले भी लोग करते थे, आप कोई काम करके आओ तो कुछ ना कुछ आपके आरी पड़ोस के लोग या आरी बगल के लोग, घर के लोग कुछ ना कुछ उस पर रिव्यू देते हैं, कुछ ना कुछ बातें जरूर बोलते हैं। तो वही जो रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज़ को करने के बाद में, वो आलोचना ही कहलाती है। क्लियर? इसका कारण ये हुआ कि ये बाद में इसका व्यवहार मतलब इसका प्रयोग जो है साहित्य के क्षेत्र में बाद में इसलिए हुआ क्योंकि पहले सृजनात्मक साहित्य अस्तित्व में आया, उसके बाद आलोचना की प्रेरणा और आवश्यकता का अनुभव होने लगा। और हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी की क्रिटिसिज्म के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका तात्पर्य होता है निर्णय करना या मूल्यांकन करना किसी चीज़ का। ठीक है? जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी कृति यानी रचना का क्या करते हैं, सम्यक व्याख्या करते हैं, उसको अच्छे तरीके से चौतरफा चौमुखी तरीके से उसको देखते हैं, समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में हम उसकी आलोचना लिखते हैं या उस पर कुछ लेख लिखते हैं, तो वही आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म अच्छा भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म बुरा भी हो सकता है। आप लोग अगर देखते होंगे कि भाई क्रिटिसिज्म आप लोग सोचते होंगे कि केवल और केवल बुराई ही ज़्यादा होती है, वैसे व्यवहार में क्रिटिसिज्म का बुराई से ही तात्पर्य है। हालांकि लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्रिटिसिज्म का सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि भाई केवल कमियों को ही दिखाया जाए, बल्कि जो अच्छाइयाँ उनको बताते हुए कमियों को भी बताया जाए। क्लियर? तो ये होती है आपकी आलोचनाएं। आगे देखिए, ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेंगे। निबंध क्या है भाई? निबंध के बारे में क्या आप जानते हैं? निबंध की बात की जाए तो निह धन बंध दो शब्दों से मिलकर के बना है निबंध, जिसका मतलब क्या होता है? बांधना, अच्छी तरह से बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ। अर्थात वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी सरल विषय के अनुकूल भाषा में भावों का, विचारों का क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित, एक प्रकार से जो विचार या भाषा जो होती है या भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो विषय के अनुकूल सरल तरीके से वो क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। उसी चीज़ को हम गद्य, उसी चीज़ को हम निबंध कहते हैं। ठीक है? मतलब बिना किसी उसके डरे या बिना किसी एक प्रकार से बंधन में हो करके, यानी बंधन मुक्त हो करके जब कोई रचनाकार किसी मुद्दे पर एक प्रकार से लिखता है और वैचारिक एक प्रकार से धरातल पर हो करके और वैचारिक जो सागर है उसमें बहता चला जाता है, तो वो भी निबंध ही कहलाता है। क्लियर? निबंध एक ऐसी गद्य रचना है या गद्य की प्रमुख विधा है निबंध, और यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द जो होता है या निबंध के लिए और जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें एक तो शब्द होता है निबंध के लिए ही लेख शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? संदर्भ शब्द निबंध के लिए प्रयोग करते हैं। रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, यस्से, ये सब जो है हिंदी में जो निबंध आप कहते हैं उसी को ये सब अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत परंपरा में तार्किक व्याख्या इसको बोलते हैं, टीका करना या भाष समीक्षा लिखना, सूत्र वगैरह लिखना, ये सब भी निबंध लिखने ही जैसा हुआ करता था संस्कृत वगैरह में। और उन्हीं से उपज करके या उन्हीं से निकल करके निबंध साहित्य का विकास हमारे हिंदी साहित्य में भी हुआ है। और लेकिन हिंदी में निबंध संस्कृत की परंपरा से नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया हुआ है। हिंदी में पाश्चात्य साहित्य के, चूँकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो विद्वान थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो वो अंग्रेजी साहित्य में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जबकि अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको आलोचना, निबंध, नाटक ये सब आपको देखने को मिलेंगे। गद्य का विकास हमारे यहाँ ही सबसे पहले हुआ संस्कृत के माध्यम से। ठीक है? लेकिन अब क्या होता है कि भाई अपनी मुर्गी दाल बराबर क्या होते हैं, ऐसे तो बोलते हैं, तो वैसे ही होता है कि भाई जो अपनी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती। विदेशों का कोई व्यक्ति आकर के बोल देगा प्रमाणिक है, कोटेशन दे देंगे, अगर अगस्त कामटे कहीन रहा, अरे अगस्त कामटे कहीन तो जो भरत मुनि कहीन का वो गलत है, या अगस्त कामटे कहीन वो ठीक है, कार्ल मार्क्स कहीन वो बात ठीक है, लेकिन अगर कोनो अपने घर के मन ही कहा है वह विद्वान आदमी है तो ना ही ठीक है, वह ठीक है। अब बहुत जने कहा हुआ था कि कोनो विदेशी देखिन कि थोड़े एडर्सन वडर्सन टाइप के नाव है, दुनिया भर के मतलब थोड़े घुमाव टाइप के नाव है, जो नाव पढ़े में दिक्कत हुए वही मन ही कही है, तो अरे दादा फलाने कहीं रे प्रभु वो इटली के रहे हो, जापान के रहे, फ्रांस के रहे कहीं, उनके बात एकदम 100% विश्वास कर ले, जान पड़े कि हाँ अरे दादा पूरा मोहर लगा दिन स्टाम्प पेपर लाई के। अपने ही कोनो अगर विद्वान कोनो प्रोफेसर कोनो चीज़ बोल दीस तो वह कोटेशन ना बनई है।
किताब में खाली अगस्त्य काम्ट के कोटेशन पढ़े पड़े तू हैं, कार्ल मार्क्स के पढ़े पड़े, और जितना विदेशी लेखक है उन्हीं कोटेशन आपका पढ़े पड़े। आज तक की मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप लोग बीए बीएससी या इसमें पढ़ रहे हो, आप भारतीय विद्वानों को नहीं आपको दिखाया जाता कि भारतीय विद्वानों ने भी कुछ बातें कही होंगी, भारतीय लोगों ने कुछ कहा होगा। बस यही दिखाते हैं कि भाई फलाने विद्वान ने कहा। अब फलाने विद्वान अधिकतर विदेशी ही होंगे, और हिंदी में कोई शब्द आएगा तो हमेशा अंग्रेजी से आएगा, लैटिन से ही आएगा, संस्कृत से क्यों नहीं आता। दुनिया की प्राचीन भाषा संस्कृत है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। क्यों आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं? बस केवल क्या है कि अनुकरण करने के लिए कहे दो, कटी फटी जींस पहन के हम घूमेंगे, अनुकरण करेंगे विदेशों का, तो ये गलत बात है ना। कभी कभी क्या होता है, बड़ी गुस्सा लगती है इन सभी चीज़ों पर कि भाई अपने यहाँ पर सब कुछ है, फिर भी हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। हर चीज़ में आप देखेंगे, मैं तो एकदम से कोई भी पुस्तक आप उठा करके देखो, कुछ भी आप देखो, सभी में ही लिखा है फलाने शब्द अंग्रेजी भाषा के इससे बना हुआ है, ये शब्द अंग्रेजी भाषा का लैटिन भाषा के फला शब्द से बना हुआ है। अरे भाई, फला शब्द से बना हुआ वही शब्द तो बना है। बाकी क्या समाजशास्त्र पहले, समाज शास्त्र अगस्त काम्टे से पहले कोई भारत में नहीं जानता था? सभी लोग जानते थे, एक व्यवस्थित अध्ययन नहीं था बस, बाकी जानते तो सब लोग थे। अब उसको उन्होंने समाजशास्त्र नाम दे दिया। क्या उससे पहले समाजशास्त्र नहीं था? सामाजिक संबंधों का जाल नहीं था उससे पहले, जिससे पहले उन्होंने कह दिया मैं एक पेज नया करके, तो सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आप देखें निबंध। अब निबंध भाई, संस्कृत में भी निबंध आप देखेंगे पहले से लिखे जा रहे, बहुत सारे लेख वगैरह लिखे जा रहे थे विद्वानों के द्वारा, लेकिन बस वही है। हालांकि चले आगे बढ़ते, इस पर डिबेट करने की मुझे कोई वो नहीं थी, चूंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है। किसी दिन चर्चा करेंगे अगर समय मिलेगा तो इस बात पर आगे देखेंगे। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निबंध के अंग। निबंध के अंग की अगर बात की, निबंध के 4 अंग होते हैं मुश्किल से, मतलब मुख्य मुख्य जो होते हैं। पहला होता है शीर्षक। निबंध में शीर्षक लिखना परम आवश्यक होता है। शीर्षक का मतलब क्या होता है? जो ऊपर होता है। जैसे ये शीर्षक होता है, जैसे कि आपने होली पर निबंध लिखा, ठीक है, तो होली पर आपने निबंध लिखा, तो होली क्या है? शीर्षक है। अब होली ऊपर लिखा रहेगा, होली पर आप निबंध लिखना है। या आपने किस पर लिखा निबंध? अपने स्कूल पर लिखा, अपने विद्यालय पर लिखा, अपने यूनिवर्सिटी पर लिखा, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके शीर्षक है। शीर्षक क्या होते हैं? निबंध जो होता है, निबंध का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक इसलिए, इफेक्टिव इसलिए, क्योंकि निबंध का अगर आपका, जैसे कि आप देखते हैं कई कई रचनाओं में आप देखिएगा कि वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव उसका शीर्षक होता है कि भाई निबंध पढ़ने के को पढ़ने के लिए मन करता है कि भाई ये अगर इसका टाइटल ही इतना ज़बरदस्त है या इसकी शीर्षक ही इतना अच्छा है तो भाई अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इसीलिए जैसे थंबनेल होता है, यूट्यूब पर वीडियो आप देखते हैं तो थंबनेल एक प्रकार से शीर्षक का काम करता है। आकर्षक जितना होगा उतनी वीडियो चलेगी। जैसे आजकल कुछ लोग जो है यूट्यूब पर बीए में आकर के बताते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा कि रट लो बस यही जो है आ जाएगा दुनिया, मैं ये करता हूँ दुनिया भर का, ये वो दुनिया भर का उसी पे लिख देते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि बस वही अच्छा बता रहा है, और शुक्ला सर जी इतनी रात दिन मेहनत करके 2-2 घंटे क्लास बता रहे हैं, शुक्ला सर कुछ जानते नहीं, बस वैसे बोलते चले जाते हैं, वीडियो को लंबी कर देते हैं। ना भैया, मुझे भी कोई शौक नहीं लगती कि मैं 5-5 घंटे की या 2-2 घंटे की वीडियो बनाऊं आपके लिए, लेकिन क्या होता है कि उसी से आता है और आप ही लोग पढ़ते हैं, आप ही लोग उसको रेटिंग देते हैं, उसके बाद मैं बनाता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं। लेकिन आप देखिए, जो चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बता देता हूं और सारे लोग उसको कम से कम 20 वीडियो में वही चीज़ बताते हैं जो मैं एक ही वीडियो में बता देता हूं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, बस एक बार समय लेता हूं, देर से आता हूं, दुरुस्त आता हूं, ये आप लोग भी जानते हैं, और हमेशा से आपके साथ रहा हूं। तो निबंध आपका जितना आकर्षक होगा उतना ही आपका लोग पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा पाठकों को पढ़ने में रुचि पैदा होगी, आप उत्सुक कर पाएंगे पाठकों को। तो निबंध आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब कि निबंध का शीर्षक अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रस्तावना निबंध में होती, दूसरा अंग प्रस्तावना, मतलब प्रियम्बल जिसको आप बोलते हैं। इसमें इसे भूमिका कहते हैं। यह रोचक, सीमित और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होती है कि अगर आप पूरा निबंध पढ़ने की इच्छुक है तो सबसे पहले आप प्रस्तावना अगर उसकी पढ़ें तो 4-5 लाइनों में प्रस्तावना निबंध की होती है। उसको पढ़ने के बाद में आपको ये आइडिया लग जाती है कि भाई निबंध कैसा होगा। जैसे मूवी का एक टेलर होता है, तो टेलर आपका क्या होता है भैया? मूवी का जो टेलर होता है आपका, वो होता है आपकी प्रस्तावना। समझे? ऐसे कि एक कोई मूवी आई, अब मूवी का जो शीर्षक है वो, जैसे मूवी का जो पोस्टर होता है वो पोस्टर होता है शीर्षक, ठीक है। उस मूवी का जो एक प्रकार से ट्रेलर या टीजर होता है,
ट्रेलर जो होता है या टीजर जो होता है वो होता है आपकी प्रस्तावना, और जो विस्तार होता है बाबू, विस्तार क्या होता है, वो मूवी होती है आपकी। ठीक है, मूवी क्या होती है आपकी, विस्तार होती है। इसके अलावा आपका उपसंहार जो होता है यानी कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष आपका जो रेटिंग वगैरह लोग करके देते हैं, जैसे कि अभी मूवी बड़ी फेमस है, मैं भी देखने गया था कल। ठीक है, इसी चक्कर में वीडियो नहीं बन पाई हमारी एक दो, तो लेकिन मैंने मूवी देखी, चूंकि बहुत दिनों से मैं लगातार बड़ा व्यस्त था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई देख लेनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय कर लें। तो मैं गया था देखने, मज़ा आया देखने में, लेकिन क्या था कि मतलब उस पर नहीं चर्चा करते हैं, आगे देखिए। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया कि शीर्षक क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है, विस्तार क्या होता है, उपसंहार। विस्तार ये होता है कि भाई निबंध की जो मूलभूत अवधारणा होती है, विचारों का जो विकास होता है, वो इसी में आपको दिखता है। निबंधकार का दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू जो एक लेखक बताना चाह रहा है अपने पाठक को, तो वो भी आपको विस्तार वाले कालम में मिल जाएगा। उसके बाद में लेखक का निबंध का निष्कर्ष क्या निकलता है, या निष्कर्ष में लेखक बताना क्या चाहता है, तो उसको उपसंहार में वो लिखता है। तो इस तरीके से ये होता है निबंध का अंग। 4 अंग होते हैं मुश्किल, मतलब मुख्य वो तो पहला होता है शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विस्तार, चौथा उपसंहार। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न है, निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रोम के प्रसिद्ध लेखक हैं सिसिरो और सेनेका, उन्हीं को निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आगे देखिएगा, 13वां प्रश्न है, निबंध और लेख में क्या अंतर होता है बताएं। निबंध जो होता है, ये शब्द शुद्ध भारतीय शब्द है। निबंधन मतलब कि निबंधन आतीति निबंधा, निबंधना आतीति निबंधा के आधार पर इस शब्द का ग्रहण, मतलब इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये संस्कृत का शब्द है, आज यह अंग्रेजी के यस्से का पर्याय हो गया है। लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। लेख में विषय प्रधान होता है, जबकि निबंध में साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रधान होता है। साहित्यकार जो आता है मन में वो लिखता है, अपने विचारों को उसमें लिखता है। ठीक है, यानी साहित्यकार का व्यक्तित्व जो होता है, यानी कि उसका जो पर्सनालिटी होती है, वो किसी निबंध में आपको देखने को मिलती है। और लेख में रचनाकार अध्ययन के आधार पर अपने विषय संबंधी मत को स्थापित करता है। निबंध में मत प्रतिपादन जैसी स्थिति नहीं आती है। ठीक है, निबंध में अपने विचार या मत, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा नहीं देना होता है, अपना पक्ष नहीं रखना होता है। क्लियर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है निबंध में, जबकि इसमें पक्ष रखना होता है किसी लेख में या आर्टिकल में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एकांकी का उद्भव। एकांकी क्या होती है, एक अंक का नाटक एकांकी कहलाती है। नाटक में कई अंक होते हैं, कई पार्ट जिसको आप बोलते हैं। क्लियर, पार्ट को अंक बोलते हैं नाटक में। जैसे मान लेते हैं, अच्छा दृश्य और अंक दोनों अलग अलग होता है, तो एकांकी में कई दृश्य हो सकते हैं भैया, कई दृश्य हो सकते हैं। दृश्य का मतलब होता है पर्दा हटता है, पर्दा गिरता है। आपने देखा होगा नाटक कभी, नौटंकी नाच देखे हो, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है नौटंकी। तो नौटंकी नाच में पर्दा वर्दा जो गिरता है आता है, उसमें कोई लोग आते हैं, पाठ बांधते, राजा आते हैं, फिर मंत्री जाते हैं, फिर दूसरा राजा आता है, उस पर पर्दा चला, पर्दा गिरता है। तो ये सब होता है एक प्रकार से नाटक ही। तो उसमें क्या होता है, नाटकों में एक प्रकार से कई अंक होते हैं। नाटकों में 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 6 अंक, 7 अंक ऐसे होते हैं। एकांकी में केवल 1 अंक का एक प्रकार 1 अंक होता है, और दृश्य 3-4 भी हो सकते हैं। दृश्य का मतलब क्या होता है, एक दृश्य दिखाया गया, उस पर एक मतलब हो गया 20-25 मिनट या 30 मिनट या आधा 1 घंटा। उसके बाद में क्या होता है, या 10 मिनट के मान लेते हैं, 20 मिनट आपका हो गया एक दृश्य। उसके बाद में फिर 20 मिनट अगला, ये लोग सभी चले जाएंगे पर्दे के पीछे। उसके बाद में फिर इधर से जो होंगे कुछ नए लोग जो होंगे यहाँ पर आएंगे, और फिर कुछ कार्यक्रम करेंगे 20 मिनट। फिर क्या होगा, इधर वाले लोग फिर से जाएंगे, फिर इधर से वही लोग जो पहले गए थे वो तैयार होकर के इधर आएंगे, फिर दूसरा दृश्य आपको दिखाएंगे। तो ये दृश्य होते हैं। अंक होता है पार्ट। नाटक एक ही अंक में समाप्त होने वाला नाटक होता है एकांकी। तो एकांकी का अर्थ है 1 अंक वाला नाटक। हिंदी एकांकी का जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं, और इनमें डॉक्टर सरनाम सिंह जी हैं। आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि यह मानना कितना भ्रामक होता है कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ना था। प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी का कहना है कि यह न समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं, मतलब एकांकी पहले से ही विद्यमान थी। तो एकांकी को लेकर के जो लोग कहते हैं कि भाई ये विदेशी परंपरा से आया, तो वो लोग सही तरीके से या तो एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, या फिर हमने मतलब अपने भारतीय साहित्य को उन्होंने पढ़ा नहीं सही तरीके से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है,
एकांकी को परिभाषित कीजिए। एकांकी की अगर बात करें तो एकांकी की परिभाषा करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश या एक अंक तथा अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन ही एकांकी होता है। मैंने शुरू में बताया इसमें एक ही अंक होता है, लेकिन इसमें अनेक दृश्य हो सकते हैं और प्रभावपूर्ण तरीके से उन्हीं अनेक दृश्यों को नाटक की भांति अभिव्यंजन करना, उसको प्रकट करना ही एकांकी कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न है रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्टाज की बात करें तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, ये बात ठीक है, और यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है या किया जाए, जिससे क्या होता है कि पाठक की मतलब हृदय तंत्री के तार जो होते हैं हृदय तंत्र के, वो झंकृत हो उठें और वह उन्हें भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट में केवल यथावत वर्णन किया जाता है किसी भी घटना का, जबकि रिपोर्टाज में कथ्यों को या घटनाओं को कलात्मक और प्रभावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। इस रचना विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरी एक प्रकार से एक आया था। रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरी उसी से प्रारंभ माना जाता है। तो हिंदी के पहले रिपोर्टाज करता शिवदान सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने लिखा लक्ष्मीपुरा। क्लियर। किसी घटना को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। आगे देखेंगे। और रिपोर्ट क्या होता है, यथोवत वर्णन करना। जैसे पुलिस वगैरह रिपोर्ट लिखते हैं, अब वो रिपोर्ट क्या लिखते हैं, जो घटनाएं हुई उसको आप बताते हैं, वो लिखते हैं वो। आगे देखिए साक्षात्कार क्या, अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं साक्षात्कार को। साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा है। इसके लिए इंटरव्यू, भेंट वार्ता, मतलब अतरंग वार्ता या परिचर्चा, ये कई शब्द प्रचलित है। इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है, वो होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार की अगर बात करें तो जैसे इंटरव्यू आजकल होते हैं, आजकल तो लोग न्यूज़ एंकरिंग जो करने वाले लोग हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो होता है आपका क्या भाई, वो होता है आपका साक्षात्कार। ठीक है। आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है। अच्छा, उसी को आप लिपिबद्ध करता है कोई लेखक तो ही साक्षात्कार हो जाता है। अगला क्या है, डायरी। 18 नंबर डायरी क्या है, डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विचारों को जब साहित्यकार जो होता है वो लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी मतलब कि डायरी में लिखता है, एक एक दिन की जो घटनाएं होती हैं उनको लिखता चला जाता है। तो डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण, प्रतिदिन उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, जो कार्य का ब्यौरा जो है लोग करते हैं, साहित्यकार ने अनुभव किया, वो सब वो डायरी में अपने लिखता जाता है। इसमें निजी विचार, निजी भाव और प्रतिक्रियाएं, इन सभी की प्रधानता होती है। डायरी में अपनापन होता है, इसीलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती। तो अगर किसी लेखक की आपको डायरी मिल गई तो आप समझिए उसकी आप जीवनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके डायरी में उसके समस्त दिन की कुछ ना कुछ घटनाएं जो होंगी वो मेंशन होंगी, लिखी होंगी। तो डायरी होती है प्रतिदिन की घटनाओं और प्रतिदिन के अनुभव, प्रतिदिन उन्होंने क्या कार्य किया, उन सभी को लिखते हैं। जैसे आजकल डायरी जैसा कुछ व्यवहार हो चुका है ब्लॉगिंग का। आजकल की लड़के लड़कियां क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग ये होता है भैया, जैसे कि मान लेते हैं आजकल आप सभी लोग ब्लॉगिंग जानते होंगे। तो ब्लॉगिंग ये होता है कि जैसे कि आप कहीं पर निकल गए, मोबाइल लिया, अपना फ़ोन लिया और गए कि भाई आज ये हमारा दुकान है और इस दुकान में मैं आया हूँ, और इसी प्रकार से ये हमारा नया घर है, ये हमारा खेत है, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, दुनिया भर का उसी में बताएंगे। तो वो होता है ब्लॉगिंग। और आजकल ब्लॉगिंग वगैरह खूब चलता है, लोग अपने जीवन से ज़्यादा दूसरे के जीवन में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगे हैं। तो ये होता है ब्लॉगिंग। ठीक है। तो डायरी जो होती है वही होती है जैसे आजकल के लोग ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब ब्लॉगिंग जो है अलग फील्ड में होता है, लेकिन एक ही जैसा मान लेते दिन प्रतिदिन की क्या हमने किया, क्या कहा, क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, किससे मिले, क्या बातें की, यही सब डायरी में लिखी जाती हैं। हालांकि जो साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं डायरी में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, इसीलिए उनकी डायरी फेमस होती है। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, यात्रा वृत्तांत क्या है। यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें तो यात्रा वृत्तांत का एक छोर निबंध का हो तो दूसरा छोर संस्मरण को स्पष्ट करता है। ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं यात्रा वृत्तांत तो एक प्रकार से आप कहीं पर जा रहे हैं और उस दौरान आपने कुछ देखा और आपको मन कर रहा है कि उस पर लिखा जाए, तो एक तो निबंध हो जाता है। दूसरी बात संस्मरण ये हो जाता है कि भाई आप उस चीज़ को देख करके कुछ चीज़ और याद करते हैं और उसके बाद में फिर उसको कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं, फिर आप लिखते हैं उस पर। तो
यात्रा वृत्तांत का एक छोर निबंध का है तो दूसरा छोर संस्मरण का को स्पर्श करता है। यात्रा वृत्तांत बहुत समय से लिखे जाते हैं और फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इब्न बतूता, अलबरूनी, मार्को पोलो ये सब भारत में आए और इन सभी लोगों ने अपनी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। और यात्री को यायावर कहा जाता है, घुमक्कड़ और बंजारा भी यात्रियों को कहा जाता है। तो अरे यायावर रहेगा याद, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब आप देखते हैं राहुल संकृत्यान जी बड़े जबरदस्त यात्रा वृत्तांत करता है। तो आधुनिक तरीके से आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को भी साहित्य में स्थान मिला है। यहाँ यात्री अपनी यात्रा विवरण में यात्रा के प्रभाव, यात्रा में उन्होंने क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी, क्या इमोशंस रहे, क्या संवेदनाएं उनको मिली, उन सभी की अभिव्यक्ति जो होता है यात्रा के दौरान जो चीज़ें उनको जानकारी मिलती है उसको वो लोग लिपिबद्ध करते हैं, वो रचना होती है यात्रा वृत्तांत। तो साहित्यकार कुछ ऐसे भी होते हैं जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, आत्मकथा क्या है। बढ़िया प्रश्न है। आत्मकथा की अगर बात करें तो स्वयं लिखी अपनी जीवनी को ही आत्मकथा कहते हैं। अपनी जीवनी को क्या बोलते हैं भैया? आत्मकथा बोलते हैं। मतलब जब लेखक क्या करता है, जब लेखक या कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक तरीके का प्रयोग करते हुए स्वयं अपनी जीवनी या अपने जीवन के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। आत्मकथा लिखते समय या आत्मकथा से अपेक्षा करी जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे। ऐसा ना हो कि लेखक अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन कर रहा है और उसके बाद में अपने आप को हमेशा से वो जिताने का प्रयास करे और बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में लिखे। तो ऐसे में क्या होता है कि आत्मकथा आपको बहुत ही तालमेल से लिखना पड़ता है, लेकिन जीवनी लिखने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आप किसी साहित्यकार की जीवनी लिख रहे हैं तो बड़ा डर की बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर उनसे उनके बारे में गलत शोध कर लेते हैं या उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी आप इकट्ठा कर पाते हैं जो उनको मतलब जो उनको अच्छी नहीं लगती, तो आप अगर उनकी जीवनी लिख रहे हैं तो आप जीवनी लिखते समय सावधान रहना ये पड़ता है कि भाई आपको बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करना होता है उनके बारे में, तो आप जान पाते हो तो या उनके बारे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इसमें में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। हालांकि आत्मकथा में क्या होता है, कभी कभी लेखक क्या करता है, अपने आप को एक हीरो टाइप का दिखाने का काम करता है। तो आत्मकथा लिखते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए लोगों को कि भाई अपने आप को ज़्यादा हीरोगिरी में ना दिखाएं। मतलब कि जैसे कि आपके सामने कोई घटना हुई या बाघ आ गया, गांव वालों को खाने जा रहा है, फिर आप क्या करें, अजय देवगन जैसे क्या हो कि उड़ करके जाएं और बाघ को मार करके भगा दे गांव से। अब आपने भगाया चाहे नहीं भगाया, लेकिन क्या लगेगा लोगों को कि भाई ये फेंक रहा है बंदा। तो ऐसा ना लगे कि भाई वो फेंक रहा है। लेखक जो भी चीज़ें लिखें आत्मकथा में वो लगे कि भाई हाँ उसी की हैं और उसने किया होगा। ऐसी नहीं कि मोटिवेशन के चक्कर में इतना ज़्यादा बहम दे, इतना ज़्यादा बोल दे कि लोगों को बेकार लगने लगे वो चीज़। आजकल के मैंने कई जो मोटिवेशन देने वाले लोग हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा बातें बताते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, बस केवल मोटिवेशन देते हैं। अब मोटिवेशन सुन करके बच्चे जो होते हैं आजकल के वो पगला जाते हैं एकदम से। एक दो दिन में मोटिवेशन मिल गया, अरे दादा चीट देंगे, अभी जाकर किताब उठाएंगे, रात में पढ़ेंगे खूब दबा करके। एक दिन पढ़ा, 4 दिन तबीयत खराब है, सोबत है, नीमोसलाइड पैरासीटामॉल की गोली लिहा और सोबत हैं, पिक्चर देखा था 2 दिन बाद। तो वैसे का हुए, यह मेरे मोटिवेशन ले कोनो जरूरत नहीं है। मोटिवेशन तब लेना चाहिए जब आपको लगे कि अब जो है मैं हारने लगा हूँ। मोटिवेशन आप खुद में बनाओ यार। आज तक मैंने मोटिवेशन किसी का सुना नहीं ना देखा हूँ। और आपको बता दो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी किसी दिन चर्चा करूँगा अपने जीवन के संघर्षों के बारे में, आप लोग नहीं जानते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना मैंने किया है और आज भी मैं एक प्रकार से कर ही रहा हूँ लगातार। लेकिन अब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दया से सब व्यवस्थित होने वाला है और व्यवस्थित हो ही रहा है। एक एक चीज़ मैं मैनेज कर रहा हूँ, व्यवस्थित कर रहा हूँ। बस कुछ दिनों की और इंतजार है, उसके बाद में सब व्यवस्थित हो जाना है। आप लोगों की अगर दुआ रही तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों के साथ इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और एंजॉय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो संघर्ष जो होता है वो खुद में एक मोटिवेशन होता है। कहने का मतलब ये है, आप अगर बहुत सारे बच्चे हमारे जो हमसे जो पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे बहनों की शादी हो गई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं हमसे जो कि आपको बता दूं मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर जी हमारे पास, आपको बता दूं कि मैं नौकरी करता हूं, कोई दिल्ली में कोई बम्बई में, आप बता दो सर जी पेपर कब होगा, आएँ कि ना आएँ, पेपर में क्या पढ़ें, बस आप ही का सारा सर जी बता दो, कुछ बता दो। तो क्या होता है कभी कभी मुझे लगता है कि भाई
भगवान ने मुझे ऐसे चीज़ के लिए चुन लिया, मैं बहुत धन्य हो गया, मेरा जन्म जो पृथ्वी पर हुआ मैं सार्थक मान लेता हूँ उसी समय, जिस समय मुझे लगता है कि भाई मैं किसी एक बच्चे के भी काम आ गया, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ और धन्य समझता हूँ। और मुझे आप लोगों पर बड़ा गर्व होता है, और मैं खुले मंच पर बड़े बड़े लोगों से आपको लेकर के टकरा जाता हूँ। कभी कभी बीए के बच्चों को लेकर के बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं तुरंत उनसे लड़ जाता हूँ कि भाई बीए के बच्चे जो हैं आने वाले चीज़ों के आपके डीएम एसडीएम हैं, वही बनेंगे डीएम एसडीएम जो बीए के बच्चे हमारे, और बनोगे आप में से बहुत सारे लोग बनेंगे। बहुत सारे बच्चे जब एसएमएस करते कि सर जी मैं आपसे बीए में पढ़ा था, और आज वो एक प्रकार से बहुत सारे बच्चे पुलिस हो गए हमारे पढ़ाए हुए, एसआई हो गए हैं। तो कई सारे हमारे जो है दोस्त हैं, किसी दिन मिलवाएंगे आप लोगों को यूट्यूब पर अगर समय मिला तो, ठीक है, क्योंकि कभी समय या हमें नहीं मिल पाता या उन लोगों बच्चों को नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं करवाऊंगा इंटरव्यू वगैरह, कभी कभी सोचूंगा। हालांकि व्यवस्था यही सब की चीज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी इंटरव्यू लिया जाए। ऐसे आप लोगों के कॉलेज में आकर के आप लोगों से रिव्यू, पेपर के समय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ अब की बार पेपर में रिव्यू करूँगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है रिव्यू करने के में। क्या होता है कि भाई समय जैसे आप लोगों के यहाँ पर आऊँगा तो फिर एक दिन चला गया मेरा, तो इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ व्यवस्थित हो जाऊँ, सही तरीके से अपना सिस्टम पूरा फिट कर लूँ, उसके बाद में फिर आपके पास आकर के एकदम से धरातल पर आपसे जुड़ूंगा, मज़ा आएगा। चलें आगे देखिए, तो लेखक ईमानदारी से अगर अपनी आत्मकथा को लिखेगा तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। ऐसा नहीं केवल आप मतलब कि सहानुभूति बटोरने के लिए लेखक ने खूब ज़बरदस्त लिख दिया अपने बारे में, ठीक है। आगे देखें, जीवनी क्या होती है। जीवनी जो होती है अपनी नहीं लिखी जाती, खुद की, दूसरे व्यक्ति लिखते हैं। जैसे कि अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, और मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर भी मैं गया था, तो उनके पुत्र हैं, उनका नाम है अमृत राय। अमृत राय जी की अगर बात करें तो अमृत राय जी ने क्या लिखा है, कलम का सिपाही नाम की एक जीवनी लिखी। जीवनी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उनके पुत्र ने ही उनके बारे में लिखा। तो चूंकि उनके पुत्र थे, उनके बारे में सब कुछ जानते थे। मैं उनके घर पर भी गया है, जहाँ पर वो मतलब बैठते थे, उनके घर पर जा करके मैं उनके जन्मोत्सव पर उनके घर पे गया था। बनारस में लमही में पड़ता है उनका घर, बड़ा मतलब कि 2 मंजिले का घर मतलब बना था, तो मैं जा करके देखा हूँ, बढ़िया घर है और बड़ी पुराने ज़माने का बना हुआ है। और उनके द्वार पर एक कुआँ है, फिर तालाब, कुंड है। गांव में एक बढ़िया सा चौतरा मंदिर टाइप का है, बड़ा अच्छा गांव है। अब तो शहर हो गया है, गांव नहीं है वो, शहर टाइप का हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कुछ चीज़ें गांव जैसी आपको वहाँ पर दिखेंगी। जीवनी की अगर बात करें तो जीवनी आत्मकथा से थोड़ी भिन्न होती है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। अर्थात व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जीवनी कहलाता है। और जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है कि भाई हमने कहाँ पर गलतियाँ करी है और हमने कहाँ पर ज़्यादा लिख दिया है या अपने बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है। लेकिन जीवनी की चूक को बहुत से लोग जान जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जानते पहले से, और आपने कुछ दूसरा लिख दिया तो फिर लोगों को लगेगा भाई ये गलत लिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है जीवनी और लेखक मतलब आत्मकथा लेखन में थोड़ा अंतर। आगे देखिए, संस्मरण क्या होता है। ये सब आपके लिए मैं रिवीजन क्लास ला रहा हूँ, तो चूंकि ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। संस्मरण क्या है भैया, संस्मरण की अगर मैं बात करूं तो संस्मरण जो होता है स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहा जाता है। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आ जाता है संस्मरण के। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति का भी माना जाता है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध भी कहा जाता है। मोटे तौर पर अगर देखें, संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जाता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर यह होता है कि आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी जीवनी का वर्णन करना, अपनी संपूर्ण जीवनी के बारे में बताना। और इसमें क्या होता है, संस्मरण में कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है। लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है। इसमें क्या होता है, संस्मरण में क्या होता है कि भाई कोई चीज़ आपको याद आ गई, आपकी ऐसी घटना जो कि आपको याद रह जाती है, आप उस घटना को भूल नहीं पाते हैं और उस समय समय पर आपको याद दिलवाती है। तो आप उन घटनाओं को जब लिपिबद्ध करते हैं साहित्यिक शैली में, तो वही रचना होती है आपकी संस्मरण, जो कि आपको बहुत सारे दिनों की बातें आपको याद रह जाती है, तो वो होते हैं संस्मरण आपके। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। संस्मरण जो होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। आप देखिएगा आपके पाठ्यक्रम में कौन सा संस्मरण संकलित है। आपके पाठ्यक्रम में संस्मरण जो संकलित है भैया, कौन सा संस्मरण संकलित है, फटाफट से आप बताएंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो संस्मरण है वो है 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। तो ऐसी जीवन की घटनाएं जो कि आपको याद रह जाती हैं, बार बार आपको अहदालित करती हैं, याद दिलवाती हैं, तो उनको लिखना संस्मरण कहलाता है।
आगे देखिएगा, संस्मरण और रेखाचित्र के बारे में कुछ संबंध बताएं या अंतर बताएं। तो संस्मरण और रेखाचित्र की अगर बात करें और आत्मचरित्र की, तो आत्मचरित्र, रेखाचित्र और संस्मरण बात एक ही है, मतलब एक ही क्या, तीनों में एक दूसरे से इतने घनिष्ठ ज़्यादा संबंध होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जो आपके पाठ्यक्रम में गिल्लू रेखाचित्र संकलित है, वो वैसे तो देखे तो संस्मरण भी है और रेखाचित्र भी है, तो वो संस्मरणात्मक रेखाचित्र होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरी से कहाँ पर मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी मिलते हैं और रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में महादेवी के गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन हो जाता है कि कोई भी रचना उनकी रेखाचित्र है या संस्मरण है। जैसे गिल्लू में भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, फिर भी दोनों में अंतर है। रेखाचित्र में जहाँ चित्र का अधिक महत्व होता है, रेखाचित्र में आप देखते हैं चित्रात्मक शैली का प्रयोग करके लोग लिखते हैं। संस्मरण में स्मृति यानी याददाश्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखाचित्र में अतीत की अनिवार्यता को नहीं देखा जाता है। अतीत में क्या हुआ या वर्तमान में क्या है उससे नहीं मतलब होता रेखाचित्र में। रेखाचित्र में बस घटनाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो संस्मरण में क्या होता है, अतीत की घटनाओं को आप याद करते हैं और उसको लिखते हैं। संस्मरण लेखक जो होता है निजी संबंधों और अनुभवों का आधार बनाता है और अपने निजी संबंध और अनुभवों के आधार पर ही संस्मरण का लेखन करता है, जो कि उसके जीवन से ही घटित घटनाएं उसको याद रहेंगी और कुछ दूसरों से, चूंकि जहां पर वो रहेगा वहीं की बातें उसको याद आएंगी, वही की बातों को जान पाएगा। क्लियर। तो उससे जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, उससे जुड़े हुए संबंध वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को लिखता है जो संस्मरण लेखक होता है। जबकि रेखाचित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं होती है, रेखाचित्र कहीं पर भी कैसे भी लिखे जा सकते हैं। क्लियर। रेखाचित्र है क्या, रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है उसके बारे में बताएं। तो रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द से हुई है और अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है रेखाचित्र। यानी कि ये शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र, तूलिका चित्र, चरित्र लेख और भित्ति चित्र भी इसको कहा जाता है रेखाचित्र को। तो ये होते हैं आपके रेखाचित्र। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र जो है वो श्री राम शर्मा आचार्य जी का रेखाचित्र है, बोलती प्रतिमा हिंदी की प्रथम रेखाचित्र मानी जाती है। इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में, 1937 में इसका प्रकाशन होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 26 नंबर प्रश्न है, रेखाचित्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार हैं पदम सिंह शर्मा, उनको रेखाचित्र का प्रवर्तक माना जाता है और उन्हें मतलब उनके द्वारा रचित पदम पराग जो है हिंदी का रेखाचित्र का जन्मदाता माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र जो है वो है बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा आचार्य की। हालांकि रेखाचित्र का प्रवर्तक अगर बोले तो ये माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा व्यवस्थित रूप से, और इनका जो पदम पराग है वो रचना हिंदी रेखाचित्र का जन्म इसी रचना से माना जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रेखाचित्र के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्यंग किसे कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है, व्यंग। आपके पाठ्यक्रम में एक व्यंग भी संकलित है, कौन सा व्यंग है, भोला राम का जीव। किसकी रचना है भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई की। क्योंकि हरिशंकर परसाई ही ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यंग लिखते हैं और बड़े जबरदस्त व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई जी। कौन सी रचना है, भोला राम का जीव। देखिए, व्यंग को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर शेरजंग गर्ग एक प्रकार से ये कहते हैं, शेरजंग गर्ग, गर्ग एक गोत्र होता है तो वही इन्होंने लिखा है, गर्ग मेरा भी गोत्र है। डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी कहते हैं व्यंग की परिभाषा को देते हुए कि व्यंग एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना होती है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियों, दुर्बलताओं, कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा का टेढ़ी भंगिमा दे करके अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में या सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है। मतलब कि व्यंग सीधा सीधा क्या होता है, एक आलोचनात्मक तरीके से एक प्रकार से जो आपकी कमियां हैं उसको बहुत ही मजाकिया तरीके से उसको एक प्रकार से उस पर कटाक्ष करना, उसको उस बात पर का खंडन करना, उस किसी विशेषताओं का खंडन करना, किसी विचारों का खंडन करना। आगंभीर होते हुए भी गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए भी दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए भी तटस्थ लग सकती है व्यंग, माखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती है, अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास होने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है। तो इसके कई भेद होते हैं व्यंग के। व्यंगकार जो होते हैं वो अपना काम भी निकाल लेते हैं, सांप भी मर जाती है और लाठी भी नहीं टूटता, इतना ज़्यादा कटाक्ष या व्यंग करते हैं मजाकिया अंदाज में कि ऐसा आपको लगता ही नहीं कि भाई घटना के बारे में किस किस तरीके से उन्होंने समझा दिया। ठीक है,
सबसे पहली बात इसमें क्या किया जाता है, चमत्कारिक विनोद टाइप के वचन, विनोद माने होता है हंसी टाइप के जो वचन होते हैं उनका प्रयोग होता है। यानी एक प्रकार से व्यंग की बोले तो एक कटाक्ष टाइप की बातें, ठीक है। तो चमत्कारिक विनोद वचनों का प्रयोग किया जाता है, हंसी मजाक वाले वचनों का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा एक प्रकार से मजाकिया मूड का प्रयोग किया जाता है इसको लिखते समय। और इसके अलावा व्याजोक्ति टाइप के शब्दों का प्रयोग, उपहास, व्याकृति, आक्षेप, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है क्रियाएं और ये सब चीज़ें करी जाती हैं मतलब व्यंग को करने में या लिखने में। व्यंग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, सबसे पहला तत्व होता है विसंगति, दूसरा होता है आलोचना और तीसरा होता है बौद्धिकता। तो व्यंग के 3 तत्व होते हैं, आलोचना एक तो व्यंग में की जाती है, दूसरी बात विसंगति और तीसरी बात बौद्धिकता का जो व्यक्ति अमीर होगा वही इस रचनाओं को लिख पाएगा। आगे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें बताएं। तो जीवनी और आत्मकथा की अगर मैं बात करूं तो जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है, आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। ये पहली इंपॉर्टेंट रचना मतलब पहली जो है इसमें जो अंतर है, पहला अंतर है जीवनी और आत्मकथा में। क्या अंतर है भैया कि जीवनी में रचनाकार और नायक जो होता है, हीरो जो होता है, जो लिखता है और जिसके बारे में लिखा जाता है वो नायक मतलब कि अलग अलग व्यक्ति होता है। लेकिन आत्मकथा में जो लिखता है और जिसके बारे में लिखता है वो एक ही व्यक्ति यानी कि वो स्वयं होता है। क्लियर। दूसरी बात, जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की ज़रूरत होती है। जीवनी में किसी प्रकार का कोई घटा बढ़ी नहीं लिख सकते आप। आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है कि वो अपना आकलन करे, अपना मूल्यांकन करे और उस आधार पर लिखे। तीसरी बात, जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है। तो ये कुछ अंतर आपको मैंने बताया जीवनी और आत्मकथा के, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई कहानी मतलब लिखी गई आत्मकथा है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की आत्मकथा है। अर्धकथानक वो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, ये बात ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। तो अर्धकथानक ये बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है। तो ये प्रथम आत्मकथा हिंदी की 1641 ईस्वी में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी किस विधा की रचना है। झांसी की रानी उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे इस बात को, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ भाई। तो झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1946 में, 1946 में। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास, इस पर मैंने चर्चा करी हुई है तो आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा झांसी की रानी उपन्यास को। ओके, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो नेतृत्व कर रही थी झांसी एक जिला है, तो उसी झांसी वाला जो राज्य है उसी एरिया से महारानी जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी। गंगाधर राव जी उनके पति थे, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में महारानी का एक पुत्र होता है, उसको पीठ में बांध करके घोड़े पर बैठ करके अंग्रेजों से लड़ती हैं और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, ठीक है। तो वो थी झांसी की रानी। झांसी की रानी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ही वीर थी और ओजस्विनी थी, तेजस्विनी थी, मतलब उनके टक्कर में आप देखते हैं बड़े बड़े लोगों को वो पछाड़ती रहती थी, ठीक है। तो वो थी झांसी की रानी। उसी के बारे में झांसी की रानी की जो चीज़ें लोग नहीं जानते थे उसको उन्होंने लिखा। 34 नंबर प्रश्न, झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है। रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है, मनु है, ये बात ध्यान रखेंगे। वो इनके प्रमुख पात्र हैं, नायक हैं इस उपन्यास के। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था। मणिकर्णिका इनका पूरा नाम था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था। राजा गंगाधर राव नेवलकर इनके पति जी का नाम था। देहांत उनका हो गया था जब ये, अच्छा इनका तब उम्र कितनी थी, 18 साल की थी तब इनके पति का देहांत हो गया था, आप सोचो। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रेमचंद की कहानियों की जो विषय वस्तु है, विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से रिलेटेड हैं। अधिकतर कहानियों में ग्राम्य जीवन के सुंदर चित्र आपको देखने को मिलते हैं इनकी कहानियों में प्रेमचंद जी के। एक स्थान पर प्रेमचंद जी ने स्वयं कहा है कि जिस देश में या जिस देश के 80% मनुष्य गाँवों में बसते हों उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन की प्रधान या ग्राम्य जीवन ही प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है और उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख है,
उनका दुख राष्ट्र का दुख है, उनकी समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। ये बात मुंशी प्रेमचंद जी कहते। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो जनता का दुख है, जो गांव का दुख है, जो गांव का एक प्रकार से साहित्य है या गांव का जीवन है, उसी को आधार बना करके संपूर्ण जीवन कहानियां लिखते रहे। अपने पूरे जीवन में 300 से अधिक कहानियां लिखी, लगभग 12-13 उपन्यासों की रचना करी इन्होंने, और जो कि बड़े फेमस उपन्यास और कहानियां हुई। 39 नंबर प्रश्न है, आज्ञे की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो आज्ञे की रोज कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। कौन सी कहानी भैया? रोज कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। किसकी है कहानी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे की है। इसके अलावा 4 और कहानियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वैसे तो 5 कहानियां, एक तो ज्ञान रंजन की पिता कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी, यशपाल की पर्दा कहानी, आज्ञे की गैंग्रीन कहानी और जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी। ये 5 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। वैसे एक कहानी और है प्रेमचंद की पंचपरमेश्वर। तो ये 6 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के संकलित हैं। 2 उपन्यास, मतलब एक उपन्यास है झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। नाटक इसमें आपके एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। एकांकी की बात करें तो दीपदान एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत 2 एकांकियां संकलित हैं। दीपदान को लिखा है रामकुमार वर्मा जी ने, और लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसको लिखा है उपेंद्र नाथ तस्क जी ने। तो ये सब आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। निबंधों की बात करें तो 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती, भारतेंदु हरिचंद जी का है। मित्रता निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय जी का निबंध है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तुम चंदन हम पानी, ये निबंध बड़ा फेमस है, विद्यानिवास मिश्रा जी का है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इस तरीके से ये कुछ आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचनाएं हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में रेखा चित्र की बात करें तो गिल्लू रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। संस्मरण की अगर बात करें तो 30 बरस का साथी संस्मरण शामिल है रामविलास शर्मा जी का। जीवनी अंश की बात करें तो कलम का सिपाही शामिल है अमृत राय का, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। कलम का सिपाही जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बयां करती है। रिपोर्ताज की बात करें तो रिपोर्ताज में ऋण जल धन जल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। ऋण जल धन जल, ऋण जल मतलब होता है बाढ़, धन जल मतलब होता है सूखा, सॉरी धन जल मतलब होता है बाढ़, मतलब धन जल मतलब बाढ़ और ऋण जल मतलब होता है बाढ़, सॉरी सूखा। तो ऋण माने होता है कम, तो सूखा इसका मतलब होता है, और जल धन जल। ऋण जल और धन जल जो है बाढ़ और सूखे का प्रतीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, व्यंग्य एक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है बोला राम का जीव, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है, हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन जी की शामिल है। डायरी में एक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है एक लेखक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। इसके अलावा इंटरव्यू में या साक्षात्कार में बात करें तो एक साक्षात्कार है मैं इनसे मिला शीर्षक से है, श्रीकांत मतलब कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पदम सिंह शर्मा कमलेश के बीच में बातचीत हुई थी। पदम सिंह शर्मा कमलेश मिले थे जाकर के निराला जी से, और उसी पर उन्होंने इसको लिपिबद्ध करा था। आत्मकथा की अगर बात करें तो आत्मकथा अंश में खास करके जूठन आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के बड़े जबरदस्त विद्वान हैं और लेखक हैं। क्लियर, देखिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आगे की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भैया? तो आगे की रोज कहानी हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न है, आगे ने किस समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो आगे ने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, दिनकर तथा नया प्रतीत, ये तमाम पत्र पत्रिकाओं का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे ने किया। इसके अलावा आज्ञे ने तार सप्तकों का प्रकाशन भी किया। ओके, ध्यान रखेंगे। आज्ञे के यात्रा संस्मरणों के नाम लिखिए। तो आज्ञे के यात्रा संस्मरणों में खास करके अरे यायावर रहेगा याद, बड़ी जबरदस्त रचना है। इसके अलावा एक बूंद सहसा उछली, तो ये 2 संस्मरण यात्रा संस्मरण आप ध्यान रखेंगे आज्ञे के। आगे देखिएगा, रोज कहानी का उद्देश्य क्या है? बड़ा बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो रोज कहानी का प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की घर गृहस्थी में तल्लीन नारी की एक रस्ता, उदासीनता, घुटन और टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है, और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठकों को उसमें डुबा देती है। आप देखेंगे ये जो कहानी आप पढ़ेंगे तो मालती जो कि मध्यम वर्गीय परिवार की है, वो विवाह से पहले एक खिलती हंसती उछलती एक कन्या होती है। विवाह के बाद में उसके जीवन में नीरसता आ जाती है, वो पहाड़ी पर बसती है। महेश्वर बाबू डॉक्टर होते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी पर, उसके बाद में वो शाम को ही आते हैं। पूरा जीवन एक बच्चे के साथ पूरे उसी घर में बिताती है, और इस तरीके से उसके जीवन में नीरसता आ गई है, एलोन लोनली फील कर रही है वो। ठीक है, तो ये है रोज कहानी का उद्देश्य। मनोवैज्ञानिक धरातल पर एक कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, रोज कहानी का दूसरा नाम है गैंग्रीन।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है और अति लघु उत्तरीय में भी। अगला प्रश्न 44 नंबर, रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम बताएं। रोज कहानी में वक्ता एक है जो कि कहानीकार स्वयं है, मालती एक है और माहेश्वर। माहेश्वर और मालती जो हैं ये पति पत्नी है। मालती जो है ये पत्नी है और माहेश्वर जो हैं वो पति हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। माहेश्वर कौन है? पति हैं, डॉक्टर है। और टिटी जो है ये कौन है? टिटी जो है ये उसका बच्चा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कहानीकार, आंचलिक माने होता है अंचल विशेष या गांव वगैरह से रिलेटेड कहानियां लिखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनको आंचलिक कहानी लिखने में बड़ा मजा भी आता था और इसी में प्रसिद्ध इनको मिली है। और ये सजग कलाकार हैं, कथाकार हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु लिखते हैं। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी इनकी पंचलाइट कहानी, बहुत ही आंचलिक ज़बरदस्त कहानी है। और फणीश्वरनाथ रेणु में मुनरी गोधन की कहानी है, प्रेम की कहानी है। मुनरी गोधन से प्रेम करती है, ये बात उनके माता पिता को पता चलती है। तो और जो गोधन होता है जब उसके घर के सामने से गुजरता है तो सलीमा का गाना गाता। सलीमा का मतलब होता है सिनेमा, तो सिनेमा का गाना गाता है। अच्छा, जिस तरीके का भाव अनुकूल भाषा का भी प्रयोग करते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त बात है फणीश्वरनाथ रेणु जी। जो बात मतलब कि कोई अनपढ़ लोग बोलेंगे तो उसको अनपढ़ तरीके से उसको लिखेंगे, अगर वो पढ़ा लिखे तरीके से बोलेगा तो पढ़ा लिखे वाली बात बोलेंगे। तो गोधन को उसकी माताजी गांव से निकलवा देती है, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है। बाद में पंचलाइट लोग लाते हैं, उसको जला नहीं पाते हैं, पेट्रोमाक्स जिसको बोलते हैं, जलाने वाला एक मशीन पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो उसको लोग जलाने के लिए कहते हैं कि भाई उसको तो केवल गोधन जला पाता है, तो गोधन को बुलाया जाता है जलाने के लिए। तो उसके अंदर पूजा रखी जाती है, वो जो है उसको जला दिया जाता है। जब गोधन जलाता है उसको, उसके बाद में क्या कहते हैं सभी पंच लोग कि गोधन अब खूब गाओ सलीमा का गाना, मतलब कि और तुम्हारा साथ खून माफ। तो ये कहानी एक प्रकार से गांव की मानसिकता को दर्शाती है कि गांव में किस तरीके के लोग होते हैं और गांव में किस तरीके की मानसिकता होती है और गांव में किस तरीके की पंचायत होती है और गांव में किस तरीके का न्याय व्यवस्था होती है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाने का काम किया गया है। 46 नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध कहानियों का नाम उल्लेख कीजिए। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, इसमें बहुत सारी कहानियां संकलित हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी कसम उर्फ मारे की गुलफाम, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, ठीक है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, आप गूगल पर मतलब यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल जाए मूवी। तो तीसरी कसम उर्फ मारे की गुलफाम जो है ये मूवी है। तीन तीन कस्में खाता है इसमें जो हीरामन होता है, ठीक है। तीन कस्में खाता है। पहली कसम कि भाई अब वो चोरी का माल नहीं ला देगा, दूसरी कसम कि भाई वो अपनी गाड़ी पर बांस नहीं ला देगा लंबे लंबे, और तीसरी कसम खाता है कि भाई अब हीरा बाई को नहीं बैठाएगा, कोई सुंदर अबला नारी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, क्योंकि धोखा दे करके, धोखा क्या, वो जो नौटंकी वाली होती है वो कहता है कि भाई किसी नौटंकी वाली को अपने इसमें डल्लप में नहीं बैठाएंगे, बग्घी में या बैलगाड़ी में। क्लियर। इसके अलावा तीर्थोदक, रसप्रिया, ठेस, तीन बिंदिया, ये तमाम प्रकार की कहानियाँ लोकप्रिय हैं, ध्यातव्य कहानियाँ जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ माले की गुलफाम, इसको आप पढ़ लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और मैंने इसको बताया भी यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। अगला, रेणु जी की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो तीसरी कसम उर्फ मारे की गुलफाम, ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 48 नंबर प्रश्न है, रेणु जी मतलब रेणु की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो रेणु की कहानी संग्रहों की अगर बात करें तो ये पहली कहानी संग्रह इनका ठुमरी, दूसरी है कहानी संग्रह आदिम रात्रि की महक, तीसरा कहानी संग्रह है अग्निखोर, चौथा है एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसके अलावा अच्छे आदमी पांचवी कहानी संग्रह है, छठी कहानी संग्रह है मेरी प्रिय कहानियाँ, इसके अलावा भित्ति चित्र की मयूरी, ये भी कहानी संग्रह है। इसमें कई कहानियाँ संग्रहित हैं, ये सब किस किताबों का नाम है? अग्निखोर, इसमें कई कहानियाँ हैं। एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसमें कई कहानियां हैं। तो कहानी संग्रह को ही कहते हैं किताब, और उस किताब में उनकी कई सारी कहानियां उसी विशेषता और उसी क्वालिटी की होती हैं जो कि एक पुस्तक में शामिल करी जाती हैं। क्लियर। उपन्यासों की भी रचना करी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, जैसे मैला आंचल उपन्यास इनका बड़ा फेमस है। इसके अलावा परती परिकथा बड़े फेमस है, जुलूस, दीर्घतमा, पलटू, और इसके अलावा पलटू बाबू रोड, ये भी मतलब ये पूरे में एक ही है। कितने चौराहे, ये सब उपन्यास हैं इनके। इसके अलावा रिपोर्टाज भी लिखा इन्होंने, ऋण जल धन जल उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। व्यंग भी लिखा, जैसे व्यंग में आप एक पढ़ते हैं भोलाराम का जीव, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और तमाम प्रकार के व्यंग इन्होंने लिखे हैं। नेपाली क्रांति कथा इन्होंने लिखा, रिपोर्टाज। बन तुलसी की गंध, ये भी एक रिपोर्टाज लिखा। तो ये सब रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। फणीश्वरनाथ रेणु जी बड़े अच्छे कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं।
और आंचलिक कथाकार ऐसे बोले तो है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक अत्यंत पिछड़े हुए गांव, उसका नाम है औराही हिंगना। उसके एक मध्यम वर्गीय परिवार में यानी किसान के परिवार में इनका जन्म होता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो निधन होता है पटना यानी बिहार की जो राजधानी है उसके एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसी में 11 अप्रैल को 1970 ईस्वी को रात्रि के 9:10 पर इनका देहांत होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1921 ईस्वी में एक सितारा जला 4 मार्च को और 11 अप्रैल 1977 को वो सितारा एक प्रकार से आसमान की सागर में डूब जाता है और स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु जी के रिपोर्टार्जों के नाम उल्लेख कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी के रिपोर्टार्जों में ऋणजल धनजल 1978 में प्रकाशन हुआ इसका। नेपाली क्रांति कथा 1978 में ही इसका भी प्रकाशन हुआ और वन तुलसी की गंध ये 1985 में इसका प्रकाशन हुआ। तो ये 3 रिपोर्टार्ज इनके बड़े फेमस हैं। आगे देखिए ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं। तो ज्ञान रंजन जो है साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कथाकार। साठोत्तरी का मतलब होता है 1960 के बाद जो कहानी लिखने वाले हैं उसी कहानी को साठोत्तरी कहानी कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नई कहानी कौन सी है? 1954 से लेकर के 1960 की जो कहानी है उसको नई कहानी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा उसके बाद की कहानियों की बहुत सारे लोग बोलते हैं। समकालीन कहानी भी उसी को कहते हैं 1960 के बाद या साठोत्तरी कहानी। क्लियर। ज्ञान रंजन जी के प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह इनका जो है फेंस के इधर उधर 1964 में प्रकाशन हुआ इसका। दूसरा कहानी संग्रह है यात्रा 1971 में प्रकाशन हुआ। तीसरा कहानी संग्रह है क्षणजीवी 1977 में प्रकाशन हुआ उसका। इसके अलावा अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, फेंस के इधर उधर, पिता घंटा, ये सब इनकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, फेंस के इधर उधर, पिता घंटा, पिता कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और ये सब कहानियां हैं इनकी। ये कहानियां और कहानी संग्रह में ये 3 कहानी संग्रह बड़े चर्चित हैं इनके ज्ञान रंजन के। एक तो फेंस के इधर उधर, एक यात्रा और एक क्षणजीवी। क्लियर, ये ज्ञान रंजन जी की क्या है? कहानी संग्रह हैं। आगे देखिएगा भैया, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? बताएं भाई फटाफट से। तो ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी पिता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। देहावसान इनका कब हुआ था? मृत्यु 15 नवंबर 1936 को। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था, एक सुघनी साहू परिवार में हुआ था। सुघनी एक टाइप की सुरती होती है, खैनी होती है यानी तमाकू होती है जिसको लोग खाते हैं और उसी का व्यापार इनके पूर्वज लोग किया करते थे। और जब सुघनी साहू परिवार जो था ये धीरे धीरे करके समाप्त होता गया, इन पर बोझ आता गया, तो वो चीज़ें ये सहन ना कर सके और लगातार इनके जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ा। मात्र 47-48 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो जाता है और उतने ही दिनों में इन्होंने ना केवल कामायनी जैसा महाकाव्य हिंदी को दिया, बल्कि इन्होंने गद्य साहित्य में अपनी एक ज़बरदस्त रुचि पैदा करी और गद्य में ऐतिहासिक उपन्यास और ऐतिहासिक कहानी को एक प्रकार से जो लोग पढ़ते ही नहीं थे उसको पढ़ने में रुचि आने लगी। लोग एक प्रकार से इतिहास को साहित्य के तरीके से पढ़ने लगे इनको देखने के बाद में। ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे देखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित किया गया है? ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इसमें नायिका है या मतलब कि ध्रुव स्वामिनी इसमें नायक ही है, आप मान सकते हो। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी में नाटक में 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नारी पात्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और प्रमुख नारी पात्र है। इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी नाटक की 3 नारी पात्र है मुख्य रूप से, एक है मंदाकिनी, एक है ध्रुव स्वामिनी और एक है कोमा। ध्रुव स्वामिनी नाटक पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपके पास समय है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। पुरुष पात्र कौन कौन से भैया? 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल और मिहिर देव। 3 और 3 6 और एक 7 इसमें पुरुष पात्र हैं, 3 नारी पात्र हैं, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे 61 नंबर प्रश्न है, हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीषम पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी नाटकों का भीषम पितामह कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो एकांकी कला के तत्व की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपकी बार आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो एकांकी की अगर बात की जाए, एकांकी कला के तत्वों की, तो पहली बात तो एकांकी में भी एक कथानक होता है, एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ पात्र होते हैं, यानी चरित्र चित्रण होते हैं। कुछ उसमें संवाद यानी कथोपकथन होता है, डायलॉग होता है। इसके अलावा देश काल या वातावरण होता है कि किसी धरातल की कहानी है, कहीं की घटना है, उसको मंचन किया जाता है आकर के मंच पर। और भाषा शैली की अगर बात करें तो कुछ किसी न किसी भाषा में एकांकी लोग प्रस्तुत कर रहे होंगे, ठीक है। और उनकी शैली भी अपने अपने हिसाब से होती है। इसके अलावा एकांकी में उद्देश्य भी छुपा हुआ होता है, किस उद्देश्य से एकांकी लिखी जा रही है। तो ये 6 उद्देश्य तो आपके मतलब ये 6 तत्व आपके कहानी के भी हैं, उपन्यास के भी हैं, और आपके नाटक के भी हैं, और एकांकी के भी हैं। और रंग संकेत इसमें एक और जोड़ दीजिए आप एकांकी में, चूंकि रंग संकेत और अभिनय की कला ये सब इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कला के तत्व और शामिल कर दीजिए एकांकी और नाटकों में। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा 63 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की अगर बात की जाए, राम कुमार वर्मा जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था भैया मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर को 1905 में इनका जन्म होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम कुमार वर्मा को उनके किस कहानी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताएं। तो उनको सप्तकिरण जो उनका एक एकांकी संग्रह है, कई सारी एकांकी इसमें संकलित करी गई हैं, तो उस पर इनको अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार मिला। राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताएं। तो राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रह कई सारे हैं, जैसे कि सप्तकिरण इनका एकांकी संग्रह है एक, जिस पर अखिल भारतीय इनको सम्मान मिला साहित्य सम्मेलन का। इसके अलावा पृथ्वीराज की आंखें इनके एकांकी संग्रह है एक दूसरी एकांकी संग्रह इनकी रेशमी टाई। इसके अलावा 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ये सब इनके एकांकी संग्रह, जिसमें कई सारी एकांकियां संकलित की गई हैं। क्लियर, आगे देखिएगा। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी संग्रह संकलित है। दीपदान एकांकी संग्रह जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा, एक आध दो जो है इसमें सिलेबस में आपको सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में थोड़ा सिलेबस आपको एक आध दो चीज़ों में आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, तो उसको लेकर के टेंशन ना ले, ठीक है। सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं अगर उसके बारे में, उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, चूँकि वो अलग टाइप का एक प्रकार से आप देखते हैं, उसमें कुछ अलग चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ उपन्यास वहाँ का थोड़ा आपको अलग दिखेगा, जैसे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी चीज़ों में आपको वहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा कि भाई अंतर मिलेगा, अलग अलग जो है, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में सभी विश्वविद्यालय में लगभग आपका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे कि निबंध में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें खास करके सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि उसमें आलोचना में, या आपको हिंदी में कहानी में तो लाल पान की बेगम आपको पढ़ना पड़ेगा, स्थल पान की बेगम, और पिता कहानी ही संकलित आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है निबंधों में मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है, करुणा रामचंद्र शुक्ल का, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देवदास निबंध आपको पढ़ना पड़ेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्रा का, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ध्रुव स्वामी नाटक आपको तो पढ़ना है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी वही पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का ही है। एकांकी में औरंगजेब की आखिरी रात आपको राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप में। इसके अलावा गबन प्रेमचंद का एक उपन्यास है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, अपने में झांसी की रानी उपन्यास है, सभी विश्वविद्यालय में, लेकिन सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा गबन उपन्यास, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आकाशदीप कहानी आपको पढ़नी है, जयशंकर प्रसाद की हार की जीत कहानी पढ़नी है सुदर्शन की, और इसके अलावा लाल पान की बेगम या स्थल पान की बेगम और पिता कहानी पढ़नी है आपको। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो सिलेबस आपका उसमें आपको मिलेगा, बाकी सभी का सिलेबस लगभग यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर, देखिए दीपदान एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा है। दीपदान एकांकी की मुख्य पात्र में आप देखते हैं पन्ना है, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय माँ है। परंतु एकांकी की कथा पन्ना के चारों तरफ ही घूमती आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें पन्ना के साहस के बारे में, पन्ना के प्रेम के बारे में, पन्ना का जो बलिदान है कि भाई वो अपने पुत्र को त्याग देती है, अपने पुत्र को एक प्रकार से लिटा देती है, ठीक है।
कुंवर उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को लिटा देती है और अपने पुत्र को बलिदान कर देती है, जो है कुंवर उदय सिंह के लिए, राजधर्म के लिए। स्वामी भक्ति उसमें देखने को मिलती है। तो इन सभी का प्रस्तुतिकरण जो है किया गया है लेखक के द्वारा दीपदान एकांकी में, ये बात ध्यान रखेंगे। 68 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या कितनी है? तो 7 पात्र हैं लक्ष्मी के स्वागत एकांकी में, ये बात ध्यान रखें। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में कितने पात्र हैं भैया? लक्ष्मी के स्वागत एकांकी में मैंने पूरा इसको समझाया। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी जो है आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से मैंने आपको बताया। तो इसमें कितने पात्र हैं भैया? 7 पात्र है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्रनाथ अश्क की कौन सी एकांकी संकलित है? तो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय वाले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बाकी आपके में जो संकलित है सभी विश्वविद्यालय के लिए, वो है लक्ष्मी का स्वागत। क्लियर? आगे देखिएगा 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख ललित निबंध लेखकों के नाम में आप देखेंगे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे जबरदस्त और सबसे इम्पोर्टेंट लेखक हैं जो कि ललित निबंध लिखते हैं। गुलाब राय हैं दूसरे नंबर पर। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर भी निबंधों की रचना करी है उन्होंने। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। फटाफट से आप लोग देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कहाँ से आपका बंद हो गया? चले, वॉइस क्लियर है? बिल्कुल। देखिएगा, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से स्वीकार किया जाता है? तो भारतेंदु युग से निबंध लेखन शुरू हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था 1884 ईस्वी में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, और चिंतामणि के 4 भाग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं? तो निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं, ये बात आपकी परीक्षा में आ सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब करी थी? तो 1904 ईस्वी में उन्होंने निबंध लेखन की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त को 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव है, उसी गांव में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है। अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ला जी बीएचयू के हिंदी विभाग से ही पढ़े थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों का कोई जो तरीके से खंडन करता है तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों के नाम बताएं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। पहला है आपका साहित्य सहचर, इसके बाद में ब्रज निबंध संग्रह है इनका। इसके अलावा कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, ये तमाम प्रकार के निबंध संग्रह जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, आप सभी लोग जानते हैं इनको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को हम 5 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहली बात तो इनके कुछ निबंध हैं जो समीक्षात्मक निबंध हैं। इसके अलावा कुछ निबंध हैं सांस्कृतिक धरातल पर लिखे गए। इसके अलावा ऐतिहासिक धरातल पर लिखे गए कुछ निबंध हैं, व्यक्तिक धरातल पर लिखे गए कुछ निबंध हैं, और कुछ निबंध हैं गवेषणात्मक धरातल पर लिखे गए। तो इस तरीके से इनके निबंधों को आप 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं, समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिक और गवेषणात्मक। क्लियर? ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 80 नंबर, कुबेरनाथ राय का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो कुबेरनाथ राय जी का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, मत्सा में हुआ था इनका जन्म। गाजीपुर में पड़ता है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सबसे बड़ा गांव माना जाता है गाजीपुर को। यहाँ पर कुबेरनाथ राय जी का जन्म हुआ था। गाजीपुर के मेरे कई सारे मित्र भी हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय का निधन कब हुआ था? कुबेरनाथ राय का निधन हुआ था 5 जून को 1996 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो राय जी की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, ये बात आप ध्यान रखें। कहाँ से हुई थी भैया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता से इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। किसकी? कुबेरनाथ राय जी की। ये सब बातें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं का नाम उल्लेख करें। कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं के बारे में अगर बताऊं तो कुबेरनाथ राय जी की रचनाएं से एक है प्रिया नीलकंठी, इसके अलावा रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, मणिकुतुल के नाम, महाकवि की तर्जनी, किरात, नदी में चंद्र मधु, मन पवन की नौका, त्रेता तथा बृहद साम, कामधेनु, ये सब कुबेरनाथ राय जी की रचनाएं हैं। कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार थे? तो कुबेरनाथ राय भारतीय संस्कृति के उदात्त यानी कि बड़े अच्छे या एक प्रकार से महान टाइप के स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रस धर्मा ललित निबंधकार थे, ये बात ध्यान रखें। कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, ये सब ललित निबंधकार हैं। प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह है इनका, प्रथम निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय जी का। तो प्रश्न है कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रिया नीलकंठी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मुख्य वैशिष्ट्य क्या होता है, विशेषताएं? तो कुबेरनाथ राय के निबंधों में सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन के आधुनिक आयामों तथा उनमें से झांकते जीवन को देखा जा सकता है। तो ये है कुबेरनाथ राय जी के निबंधों का वैशिष्ट्य। आगे देखिएगा, 87 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का या साक्षात्कार विधा का जो प्रारंभ हुआ है उसे करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश को दिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उन्होंने ही हिंदी में इसकी शुरुआत करी है और आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया ही है, यानी कि पदम सिंह शर्मा कमलेश जी के द्वारा ही लिखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। पदम सिंह शर्मा कमलेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे, और निराला जी से जब मिले थे तो उन्होंने इसको लिखा, इंटरव्यू को लिखा कि मैं इनसे मिला। ठीक है, किनसे मिले थे? निराला जी से मिले थे। कौन मिले थे? पदम सिंह शर्मा कमलेश मिले थे। तो रचना किसकी होगी? पदम सिंह शर्मा कमलेश की होगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने ही शुरू किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 88 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत कब की थी? तो कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत करी थी 1942 में। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा इन चीज़ों को। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना चाहते हैं तो प्राचीन इतिहास का अगर वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के 2023 वाली प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 वाली, इसको आप देख लीजिएगा। आप ह्यूमन वैल्यूज़ का वीडियो देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जियोग्राफी का, पर्यावरण आपदा प्रबंधन, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, महासंग्राम वीडियो। आप पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम रिवीजन क्लास देख लीजिएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आप मध्यकालीन इतिहास का देख लीजिएगा, परीक्षा देने से पहले आप इन वीडियो को देख लीजिए। शिक्षा शास्त्र का आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है और ये सब वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखेंगे। ओके, सभी लोगों को गुड नाइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से आपको हमेशा वीडियो देता रहूँगा मैं, लगातार आपकी क्लास होती रहेगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 1.5 घंटों के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया। चलिए फिर धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।